अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट ईयर के फ़िज़ियोलॉजी और एनाटमी के इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस के हवाले से। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चंस किए हैं कि आप हमें बताएं कि वाइवा में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को आता है वो फ़िज़ियोलॉजी और एनाटमी के वाइवा में होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये तकरीबन 70 या 70 से लेस क्वेश्चंस हैं जिसमें फ़िज़ियोलॉजी और एनाटमी दोनों शामिल हैं। मैंने आपके लिए इन क्वेश्चंस को शॉर्ट लिस्ट किया है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका तकरीबन 99% वाइवा जो है वो निकल जाएगा। कोई एक आध सवाल हो सकता है जो एक्सटर्नल आपसे एक्स्ट्रा पूछ ले, बट इंशाल्लाह 99% वाइवा जो है वो आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से निकल जाएगा। इसके साथ-साथ ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने इनके सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने आंसर्स नहीं लिखे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके साथ फिजियोलॉजी के नोट शेयर किए हुए हैं। तो जितने भी आपके आंसर्स हैं वो सारे के सारे उन नोट्स में आपको मिल जाएँगे। मैं नोट्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जाके चैनल के ऊपर वीडियोज़ भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो। मैं आपको ओरली इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करूँगी और आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को याद रखेंगे, मेमोराइज़ करेंगे और इसी तरह से आप अपने वाइवा के अंदर जाके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, वाइवा में जब भी आप जाएँगे, आपने सबसे पहले जो भी आपका ऑफ़िस है जहाँ पे एक्सटर्नल बैठा है, आपने एंटर होने से पहले परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद आपने ऑफ़िस के अंदर एंटर होते ही अपने एक्सटर्नल को या जो भी आपका इंटरनल टीचर बैठा है उसको सलाम करना है। सलाम करने के बाद वो आपको इशारा करेंगे और आपने अपनी चेयर के ऊपर जो है वो बैठ जाना है। उसके बाद अपनी आपकी जो कॉपी है, जो आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक बनाई है, फॉर एग्जांपल आप फिजियोलॉजी के वाइवा के लिए जा रहे हैं, तो आपने अपनी फिजियोलॉजी की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो आपने अपने एक्सटर्नल को हैंड ओवर कर देनी है। जैसे ही आप अपनी नोटबुक एक्सटर्नल को हैंड ओवर करेंगे, वो आपकी नोटबुक को चेक करेगा और उसके बाद वो आपसे वाइवा के क्वेश्चन शुरू कर देगा। अब वाइवा में मोस्टली एक बच्चे से तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम एक बच्चे के ऊपर लगाया जाता है। इससे ज़्यादा टाइम आप से जो है वो नहीं पूछा जाता वाइवा के सवालों में। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो उसमें कोशिश ये करें कि आप उस क्वेश्चन पे सॉरी कर दें, क्योंकि वही 5 से 6 मिनट होते हैं। अगर आप उसमें गलत मतलब जवाब देना शुरू कर देंगे तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। जब आप सॉरी कर देते हैं तो एक्सटर्नल जो है वो फिर आपसे अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाता है। ठीक हो गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं साथ-साथ अब शुरू करती हूँ कि वो कौन-कौन से सवाल हैं और आपने उसको कैसे आंसर करना है। याद रखिएगा, फिजियोलॉजी के जो पहले 3 चैप्टर्स हैं जिसमें सेल, ब्लड और सर्कुलेशन आता है, ये 3 चैप्टर वाइवा के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपको ये 3 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो आपका 90% वाइवा हो जाएगा। अगर आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से नहीं आते तो इसका मतलब है कि वाइवा आप पास नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो मैंने जो ज़्यादातर क्वेश्चंस उठाए हैं वो इन्हीं स्टार्टिंग चैप्टर से उठाए हैं और आपका एक्सटर्नल भी इन्हीं चैप्टर्स में से ही आपसे वाइवा पूछता है। तो सबसे पहले जिन बच्चों का स्टार्ट में रोल नंबर होता है, उनसे स्टार्ट से शुरू किया जाता है। वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? तो आप डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जो है बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद वो आपसे कहेगा व्हाट इज़ सेल? तो आप डिफाइन करेंगे कि सेल जो है बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। तमाम बॉडी, इंसानों की बॉडी, जानवरों की बॉडी, जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल पर मुश्तमिल होती है और हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल मौजूद होते हैं। तीसरा सवाल वो पूछ सकता है जी, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो आप बताएँगे कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो सेल है, सेल के बाहर जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, सबसे आउटर कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका बेसिक पर्पस जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना होता है, हमारे सेल की हिफाज़त करना होता है, ताकि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो ठीक रहें और उनमें किसी किस्म का कोई मसला जो है वो ना हो। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने की इजाज़त देती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो मोज़ेइक नामी साइंटिस्ट ने पेश किया था और इस स्ट्रक्चर को हम फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जिस सैंडविच में ऊपर और नीचे लिपिड्स की लेयर होती है, दरमियान में हमारे पास प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में से ज़्यादातर जो लिपोफिलिक चीज़ें हैं, यानी कि वो चीज़ें जो लिपिड को पसंद करती हैं, वो एंटर हो सकती हैं। अगर वाटर सॉल्युबल चीज़ें सेल मेम्ब्रेन में से गुजरना चाहती हैं तो वो डायरेक्ट नहीं गुजर सकती। उनको कौन उठा के लेके जाता है? उनको जो दरमियानी लेयर है उसमें जो प्रोटीन मौजूद होती है, वो प्रोटीन उन चीज़ों को उठा के सेल के अंदर लेके जाती है। तो इससे ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन में से आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। देन आता है सेल वॉल। याद रखेंगे इंसान की बॉडी की, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके बाहर जो सबसे बाहर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंसान की बॉडी में सेल वॉल जो है मौजूद नहीं होती। सेल वॉल कहाँ होती है? प्लांट सेल में होती है। फिर वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म वर्सेस साइटोसोल? साइटोप्लाज्म क्या होता है? जब आप सेल ड्रॉ करते हैं तो सेल के अगर अगर आप सेल ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल ड्रॉ किया है, तो इस सेल के
इस एरिया को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर जितना भी एरिया होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो है वो जेल लाइक फ्लूइड होता है, इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल जो है वो ज़्यादा जेल लाइक फ्लूइड होता है, यानी कि आप कहें कि अगर लिक्विड पार्ट ज़्यादा है तो उसको साइटोसोल कहते हैं, और अगर वो लिक्विड है सॉरी अगर वो जेल लाइक है तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये साइटोप्लाज्म और साइटोसोल जो है वो एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नाम हैं। देन आता है न्यूक्लियस क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में एक एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस की गिड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर सुराख होते हैं जिसकी वजह से हमारी चीज़ें जो है वो अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। और न्यूक्लियस जो है ये हमारी बॉडी का पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस नहीं कह सकते, इसको हम सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसकी कंपोजिशन बता देंगे कि इसके अंदर डीएनए कितने परसेंट होता है, वाटर कितने परसेंट होता है। ऑलमोस्ट इसमें 80% वाटर होता है और 18% डीएनए होता है और 2% इसमें आरएनए होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो भी डीएनए आरएनए की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती हैं। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, उसका बेसिक फंक्शन होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरे सेल को जो एनर्जी मिलती है, एटीपीज मिलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। वजह ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फेट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एटीपी बनाने में मदद देते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाना। गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। बॉडी में जहाँ पे लिपिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनती हैं, उनको उनकी असल जगह पे पहुंचाना गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है। इसके अलावा गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो खास किस्म के एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो गोल्जी बॉडीज के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उसको किल कर देते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन आता है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेले होता है। ये दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वो होता है जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसका मतलब है राइबोसोम मौजूद है तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, लिहाजा ये हमारे लिए प्रोटीन नहीं बनाते बल्कि ये हमारे लिए लिपिड्स बनाते हैं, ठीक हो गया। फिर आता है डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो बड़े जानदार होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको डीएनए कहते हैं। जो छोटे जानदार होते हैं उनमें सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम आरएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, ठीक हो गया। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बड़े जानदारों में पाया जाता है, छोटे जानदारों में पाया जाता है। इतनी ही बातें आपने याद करनी है। अब मुझसे आप ये नहीं कहिएगा कि मैडम इसके आंसर हमें लिख के फॉरवर्ड कर दें। देखिए बेटे इतना टाइम ना तो आपके पास है ना ही मेरे पास है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। सो अगर आपको इससे वॉइस से समझ नहीं आ रहा तो आप नोट्स को फॉलो करें, यहाँ से आप सवाल उठाएं, वहाँ से आप नोट्स साथ साथ खोलते जाएं। बट मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आपको टू द पॉइंट आंसर दे दूँ। इतना ही आपने वाइवा में जवाब देना होता है, इससे ज़्यादा चीज़ें ना तो वो आपसे पूछता है ना ही आपने उसको आंसर करना होता है, ठीक हो गया। सो अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को आप 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो आपको सुनने से ही आंसर्स याद हो जाएंगे। फिर आता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। वो जानदार जो छोटे होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, और वो जानदार जो बड़े होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन वगैरह। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बॉडी में क्या फ़र्क है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी, अगर हम प्रोकैरियोट का बॉडी का सेल बनाएं और यूकैरियोट का बॉडी का सेल बनाएं तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोट हैं, ये प्रोकैरियोट हैं, यूकैरियोट है। यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जो पहला डिफरेंस ये हो गया। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। जो यूकैरियोट होते हैं इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी अपनी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जबकि इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी अपनी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो ये 3 डिफरेंस आप बता देंगे। देन आता है बोन्स और कार्टिलेज क्या होती हैं। बोन्स जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो कि हमारी हड्डियाँ होती हैं। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, बच्चों की बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, बट वो छोटी होती हैं, वक्त के साथ साथ ये बोन्स फ्यूज़ होती हैं और वो 300 से 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं। कार्टिलेज क्या होता है, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। बोन्स के 3 तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। बोन्स बनाने वाले सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, मेच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं और बोन्स ब्रेकिंग सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, जुड़ रही होती हैं, उनको हम जॉइंट्स कहते हैं। बॉडी में हमारे 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, फिक्स जॉइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं।
होते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आपके पास आता है जैसे शोल्डर के जॉइंट हैं, इसके अलावा फिक्स जॉइंट में हमारे पास आता है स्कल के जॉइंट्स है। तो आप इन तीनों के नाम और इनकी एक एग्जाम्पल नोट से याद कर लेंगे। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है और फंक्शंस क्या होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो कि जिसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। ब्लड का लिम्फेटिक सिस्टम से डिफरेंस इसलिए होता है कि ब्लड जो है ये भी फ्लूइड है और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं वो भी फ्लूइड है। फ़र्क सिर्फ ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद नहीं होते। सो अगर ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स निकाल दिए जाएँ तो बाकी जो चीज़ बचती है उसको हम लिम्फ कहते हैं। उसके लिए बॉडी के अंदर एक अलग से सिस्टम होता है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें लिम्फ नोड्स आते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, लिम्फ फ्लूइड आता है, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, आपने बस ये याद रखना है कि लिम्फेटिक फ्लूइड या लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। यही वजह है कि ये पेल येलो या ये ट्रांसपेरेंट या ऑफ वाइट कलर का होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, फ़ॉरेन पार्टिकल को किल करना और बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक हो गया। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी एक टाइप होती है टी लिम्फोसाइट जो कि हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। वो जो टी लिम्फोसाइट हैं वो इसी सिस्टम से डेवलप होते हैं, सही हो गया। फिर आता है ब्लड, प्लाज्मा और सीरम में क्या फ़र्क होता है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ब्लड क्या होता है कि हमारा ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, फाइब्रिनोजन होती है, थ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, तमाम चीज़ें जो मौजूद होती हैं उसको हम जो है उस तरह के फ्लूइड को हम ब्लड कहते हैं। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें और उसके अंदर से हम ब्लड सेल्स को निकाल दें, यानी कि उसमें से रेड ब्लड सेल्स निकाल दें, वाइट ब्लड सेल्स निकाल दें और प्लेटलेट्स निकाल दें, तो हमारे पास जो पोर्शन बचता है वो एक पील येलो कलर या ऑफ वाइट कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। इस तरह के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तीसरी चीज़ सीरम क्या होता है। सीरम हम कैसे बनाते हैं, प्लाज्मा से हम सीरम बनाते हैं। प्लाज्मा को फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और प्लाज्मा में से जो भारी चीज़ें होंगी वो अलग हो जाएंगी जिसमें से फाइब्रिनोजन आती है। तो अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दें तो हमारे पास सीरम बन जाता है। ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी भी आपको बताई हुई है, वहाँ से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो 4 तरह के फ्लूइड हो गए, ब्लड, प्लाज्मा, सीरम और लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ में क्या नहीं होता, लिम्फ में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। प्लाज्मा में क्या नहीं होता, प्लाज्मा में सिर्फ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं होते। सीरम में क्या नहीं होता, सीरम में ना तो आरबीसीज होते हैं, ना डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ना प्लेटलेट्स होते हैं और ना ही क्लॉटिंग प्रोटीन यानी कि फाइब्रिनोजन मौजूद होती है। बाकी सब चीज़ें होती हैं। ब्लड का सेलुलर पार्ट क्या होता है, सेलुलर पार्ट ब्लड का वो हिस्सा होता है जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इसको हम सेलुलर पार्ट कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 45% होता है टोटल ब्लड का, यानी आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसमें से 45% जो है वो ब्लड के सेल्स हैं, उसको सेलुलर पार्ट कहते हैं। नॉन सेलुलर पार्ट क्या होता है, ब्लड का वो हिस्सा जिसमें सेल्स मौजूद नहीं होते उसको हम नॉन सेलुलर पार्ट कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा भी कह सकते हैं। ये तकरीबन टोटल ब्लड का 55% होता है। ये आपने याद करना है। इसमें प्रोटीन्स, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं, वाटर, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इनकी शेप क्या होती है, बाइकनकेव शेप के होते हैं। इनका कलर जो है वो रेड होता है। ब्लड का रेड कलर जो है वो आरबीसीज की वजह से होता है। ब्लड की थिकनेस जो है वो आरबीसीज की वजह से होती है। अमाउंट कितनी होती है, मेल में ब्लड भी ज़्यादा होता है, आरबीसीज भी ज़्यादा होता है। मेल में हर चीज़ ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। मेल में ब्लड जो है वो तकरीबन 5 से 5.4 लीटर तक होता है। फीमेल में जो ब्लड है वो 4.5 लीटर्स तक होता है। इसलिए मेल में जो आरबीसीज़ हैं वो तकरीबन आप कह दें 5.4 मिलियंस के आप कह कितना ऑलमोस्ट मुझे एग्जैक्ट रेंज याद नहीं आ रही, आई थिंक 5.4 मिलियंस तक होते हैं और फीमेल में जो है वो तकरीबन 4.5 मिलियंस तक होते हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्शन कहाँ से होती है, आरबीसीज़ जो है वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। हमारी हड्डियों में जो गूदा होता है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन के लिए एक तो हमें बोन मैरो चाहिए, साथ में हमें फॉलिक एसिड या विटामिन B9 चाहिए, साथ में हमें सायानोकोबालामीन या विटामिन B12 चाहिए। इसके अलावा हमें विटामिन C चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो कि स्टमक से रिलीज़ होता है और हमें एक हार्मोन चाहिए जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से रिलीज़ होता है। फंक्शन क्या होते हैं, आरबीसी का बेसिक काम होता है हमारे आयंस को बैलेंस करना, हमारे वाटर लेवल को बैलेंस करना और हमारी बॉडी में गैसेस की ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसीज़ क्या होते हैं, ये खून के सफ़ेद खुलिये होते हैं। इनका शेप क्या होती है, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। इनकी अमाउंट कितनी होती है, तकरीबन 4000 से 11000 तक डब्ल्यूबीसी जो हैं वो मेल और फीमेल में मौजूद होते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, डब्ल्यूबीसीज़ की जो है 2 टाइप्स होती हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आते हैं। दूसरे हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। इनमें से सारे के सारे सेल्स जो हैं बोन मैरो से बनते हैं सिवाय लिम्फोसाइट्स के, जो मैंने पहले भी बताया है कि लिम्फोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम
नाम से बनते हैं। ठीक हो गया। प्रोडक्शन कहाँ से होती है, मैं आपको ये हो गया है जी। फंक्शन क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी का काम होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, एंटीबॉडी बनाना, जरासीम से लड़ने की सलाहियत पैदा करना, डब्ल्यूबीसीज़ का काम होता है। ख़ास तौर पर कौन से डब्ल्यूबीसीज़ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं और हमारी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये आर्मी होती हैं जो कि हमारी बॉडी की हिफाजत करती हैं, हमें जरासीमों से बचाती हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं इनका काम होता है हमारे खून को जमाना, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये बोन मैरो के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, बड़े साइज़ के, उनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इनकी मिकदार कितनी होती है, तकरीबन 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स जो हैं मेल और फीमेल की बॉडी में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। अमाउंट ऑफ ब्लड कितनी होती है मेल और फीमेल में, ब्लड मेल में ज़्यादा होता है, तकरीबन 5.4 लीटर्स होता है, फीमेल में तकरीबन 4.5 लीटर्स के करीब ब्लड होता है। हाउ मच ब्लड यू कैन डोनेट, आप कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जितना आपका ब्लड है उसमें से 8 से 10% ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं एक मिनट में, एक टाइम में। इसका मतलब ये है कि अगर आप 8 से 10% अपने टोटल बॉडी का ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी बॉडी में किसी किस्म की ब्लड की कमी जो है वो नहीं आएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, इसलिए हम इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, हर चेन के ऊपर अपना एक आयरन होता है और हर आयरन के साथ क्या बाइंड करती है, ऑक्सीजन बाइंड करती है। यही वजह है कि इसका फंक्शन होता है कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करती है और पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको उठाती है और हमारे लंग्स में पहुंचा के हमारी बॉडी से खारिज कर देती है। कितनी अमाउंट होती है हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की अमाउंट मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। मेल में जो अमाउंट है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होती है, जबकि फ़ीमेल में इसकी अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 11 से 13 के करीब होती है। जबकि बच्चों में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, तकरीबन 23 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। यही वजह है कि बच्चों का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पिंकिश होता है। ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड कौन से होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि ना तो आरबीसीज़ में होता है, ना ही हमारे पास प्लेटलेट्स में होता है। ईएसआर क्या होता है, ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में आपके ब्लड में से कितने रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठते हैं, उसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। ठीक है, सॉरी 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने आपके रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठते हैं, बल्कि 1 मिनट भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितने आपके आरबीसीज नीचे बैठते हैं, उसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इस टेस्ट को हम करवाते हैं अगर बॉडी के अंदर हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए और बीमारी की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। देन हमारे पास आता है कि जी ब्लड ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये ज़रा आप जो है ना अच्छे से याद करेंगे, स्लाइड खोल के आप याद कर लेंगे। ब्लड ग्रुप जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास आते हैं ब्लड ग्रुप जो है वो 4 तरह के होते हैं। एक हमारे पास आते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होते हैं। जिन ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन पर डिपेंड करते हैं। जिन लोगों के आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप ए है, जिनके ऊपर बी एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप बी है, जिनके ऊपर दोनों एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए बी है, और जिनके आरबीसीज़ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होता है। और जिस तरह की आपकी एंटीजन होता है उसके अपोजिट आपकी एंटीबॉडी होती है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो ब्लड ग्रुप इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देखेंगे। आरएस सिस्टम क्या बताता है, आरएस सिस्टम जो है वो हमें डी एंटीजन के बारे में बताता है। ये बताता है कि वो लोग जिनके आरबीसीज़ के ऊपर डी एंटीजन मौजूद होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और वो लोग जिनके आरबीसीज़ के ऊपर डी एंटीजन मौजूद नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो ये हमें ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताता है, जबकि ये बताता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है या क्या है। देन आता है यूनिवर्सल डोनर क्या होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल डोनर वो होते हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो आपके पास ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में तो तकरीबन 13 के करीब क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्लॉट करते हैं। ये प्लेटलेट्स के साथ मिलकर हमारे खून को जमाने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ एक वाइटामिन भी है जो क्लॉटिंग करता है, उसका नाम है वाइटामिन के। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ये और एक आपका ब्लड ग्रुप। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये होती है कि जब हमारा ब्लड बॉडी की तरफ जाता है तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि दिल की तरफ, दिल से जाता है, किडनी की तरफ, सेल्स की तरफ, हमारे स्टमक की तरफ, बॉडी के हर सिस्टम में अगर जा रहा है तो उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। लफ्ज़ पल्मो का मतलब होता है लंग्स। अगर हमारा ब्लड फेफड़ों की तरफ जा रहा है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल क्या होता है, अगर हमारा
ब्लड जो है वो जा रहा है हमारे लंग्स को, इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन भी कहते हैं। कोरोनरी में हमारा ब्लड जो है वो हार्ट को जाता है, हिपैटिक में लीवर को जाता है, रीनल सर्कुलेशन में किडनी को जाता है। फिर आता है आर्टरीज़ और वेन्स क्या होती हैं और कैपिलरीज़ क्या होती हैं। आर्टरीज़ वो नालियाँ होती हैं, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने हार्ट का एक स्ट्रक्चर बताया था। अगर आपको वो हार्ट का स्ट्रक्चर आता है तो आपके ये सारे सवाल हल हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के टॉपिक में जाएँगे, वहाँ पे आप हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत गौर से देखेंगे, उससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ निकलते हैं। अब हमारे पास जो आर्टरीज़ हैं, ये खून की वो नालियाँ होती हैं जो कि दिल से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती हैं और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स वो नालियाँ होती हैं जो कि बॉडी से दिल की तरफ खून लेकर आती हैं और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज़ वो नालियाँ होती हैं जो कि वेन्स और आर्टरीज़ के दरमियान में होती हैं और इनमें मिक्स ब्लड होता है और ये पतली होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी और सिंपल आर्टरी में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत पूछा जाता है। सिंपल आर्टरी यही है कि दिल से निकलती है और बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये वो आर्टरी है जो दिल से निकलती है और लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल। पल्मोनरी वेन और सिंपल वेन में क्या फ़र्क है? वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर आपकी जो खून की नाली है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो बड़ी है तो उसको आर्टरी कहते हैं, पतली हो गई है तो आर्टरियोल्स कहते हैं और बहुत पतली हो गई तो उसको कैपिलरीज़ कहते हैं। इसी तरह से वेन्यूज़ क्या होती हैं या वेन्स क्या होती हैं? वेन्स मोटी नालियाँ होती हैं, जब वो पतली हो जाती हैं तो उनको हम वेन्यूज़ कहते हैं। इन दोनों के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिल के 4 खाने होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। एट्रिया और चैम्बर, ये चैम्बर्स मैंने बता दिए हैं। वॉल कितने होते हैं? दिल में 4 वॉल होते हैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल कहते हैं। हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे जो वॉल होता है जिससे बॉडी की तरफ ब्लड जाता है उसको एओर्टिक वॉल कहते हैं। और जो राइट हार्ट है या राइट वेंट्रिकल है वहाँ पे जो वॉल होता है जहाँ से लंग्स की तरफ ब्लड जाता है उसको हम पल्मोनरी या सेमिल्यूनर वॉल कहते हैं। ठीक हो गया? पल्मोनरी वॉल ही कहते हैं। एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल को इकट्ठे मिला के हम सेमिल्यूनर वॉल कहते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपके हार्ट के स्ट्रक्चर में से हैं, सो वहाँ से आप इसको याद करेंगे। पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन होता है? एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड जो है, जो कि राइट एट्रिया के बिल्कुल ऊपर ऊपर एक उभार होता है, उसको हम पेसमेकर, एक प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। जितने भी सिग्नल्स हमारे दिल की तरफ आते हैं सबसे पहले ये रिसीव करता है। ऑल और नन रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो ऑल और नन रिस्पॉन्स शो करता है, यानी कि अगर हार्ट को मुनासिब वोल्टेज मिलेंगे तो हमारा हार्ट काम करता है, अगर उसको मुनासिब वोल्टेज नहीं मिलेंगे, मुनासिब वोल्टेज को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। अगर दिल के पास थ्रेशोल्ड आ रहा है तो पूरा का पूरा दिल काम करता है, और अगर थ्रेशोल्ड नहीं आ रहा तो पूरा का पूरा दिल काम नहीं करता। इसको कहते हैं या तो सारे सेल काम कर रहे हैं या सारे सेल काम नहीं कर रहे। इस तरह के रिस्पॉन्स को हम ऑल या नन रिस्पॉन्स कहते हैं। कार्डिक साइकिल और कार्डिक आउटपुट क्या होता है? 1 मिनट में जितना ब्लड आपकी बॉडी की तरफ आ रहा होता है उसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। एक हार्ट बीट में जितना ब्लड आपकी बॉडी की तरफ आ रहा होता है उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे एक धड़कन की बात है, यहाँ पे 1 मिनट की बात है। 1 मिनट में अगर ब्लड बॉडी की तरफ आ रहा है दैट इज़ कार्डिक साइकिल। अगर एक हार्ट बीट में आ रहा है उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। हार्ट साउंड्स क्या होती हैं? दिल की टोटल 4 आवाज़ें होती हैं, S1, S2, S3 एंड S4। मोस्टली इनमें से जो पहली 2 वॉइस होती हैं जिसको हम S1 या S2 या लब डब भी कहते हैं, ये सुनाई देती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ऊँची होती है। बट जो S3 और S4 साउंड्स होती हैं वो उनकी आवाज़ कम होती है, लिहाजा वो हमें ना तो कानों से सुनाई देती हैं ना ही स्टेथोस्कोप से सुनाई देती हैं, बट 4 आवाज़ें दिल में एग्जिस्ट करती हैं। ब्लड प्रेशर की मशीन का नाम क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। हार्ट बीट को चेक करने के लिए हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, और टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी थर्मामीटर। सिस्टोल क्या होता है? जब दिल सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, जब दिल के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उसको डायास्टोल कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हमारा ब्लड जो है वो खून की नालियों से गुजर रहा होता है तो उसको खून की नालियों में से गुजरते हुए नालियों के ऊपर कितना प्रेशर लगाना पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है कि जब एक दफ़ा दिल सिकुड़ता है तो कितनी अमाउंट में ब्लड बॉडी की तरफ फेंका जाता है, कितनी ज़ोर से ब्लड बॉडी की तरफ फेंका जाता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। प्रीलोड होता है कि जब दिल के अंदर ब्लड आना होता है तो उस ब्लड को लेने से पहले दिल कितना रिलैक्स करता है, दिल के मसल्स कितने स्ट्रेच होते हैं, उसको हम प्रीलोड कहते हैं। आफ्टर लोड ये होता है कि जब दिल में से ब्लड ने बॉडी की तरफ जाना होता है तो उसको बाहर जाते हुए कितनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? जब आप एक्टिव हालत में होते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उस वक्त जो आपका सिस्टम काम करता है उसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। जब आप रिलैक्सिंग हालत में होते हैं उस वक्त जो सिस्टम काम करता है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही होती
हैं और आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। जब आप रिलैक्स हालत में होते हैं, स्ट्रेस में नहीं होते, उस वक्त आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, आपका हार्ट रेट भी कम होता है। वजह क्या होती है कि वेसल्स आपकी डायलेट हो जाती हैं। पल्स रेट क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास रेडियल आर्टरी है, यहाँ से हम इन 2 फिंगर्स के ज़रिए से एक पल्स फाइंड करते हैं, दिल की धड़कन को फाइंड करते हैं, इसको हम पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट जो है किस आर्टरी से फाइंड किया जाता है? रेडियल आर्टरी से फाइंड किया जाता है। क्या हम वेन से भी पल्स रेट फाइंड कर सकते हैं? तो जी, वेन से भी हम पल्स रेट फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कैनोला अप्लाई करना पड़ता है बॉडी के अंदर। खाली हाथों से या उंगलियों से हम वेन के ज़रिए से पल्स रेट फाइंड नहीं कर सकते। क्या सिर्फ रेडियल आर्टरी से ही पल्स रेट फाइंड होता है? तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारी आर्टरीज़ हैं जिनसे हम पल्स रेट फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास गर्दन में आर्टरी होती है, उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे घुटने हैं उसकी बैक साइड से, हमारे टखने हैं यहाँ से, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के करीब से भी हम अपना पल्स रेट फाइंड कर सकते हैं। नेम ऑफ आर्टरी फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहाँ से फाइंड किया जाता है? जो हमारी कोहनी होती है, यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी, वहाँ से ब्लड प्रेशर फाइंड करते हैं। तो याद रखेंगे पल्स रेट की आर्टरी कौन सी है और ब्लड प्रेशर की आर्टरी कौन सी है। हेमरेज क्या होता है? अगर किसी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम हेमरेज कहते हैं। उसके बाद आता है जी वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है कि ये वो फोर्स होती है जिसके ज़रिए से हमारी लंग्स की हम कैपेसिटी चेक करते हैं कि हम कितना ज़ोर से सांस अंदर लेके जा सकते हैं और कितना ज़ोर से सांस बाहर निकाल सकते हैं। इस चीज़ को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ आपने मैक्सिमम याद रखना है कि मैक्सिमम आप सांस कितना अंदर ले रहे हैं और मैक्सिमम आप कितना सांस बाहर निकाल रहे हैं, डैट इज़ योर वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है? सांस का अंदर लेके जाना इंस्पायरेशन कहलाता है, सांस का बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहलाता है। इसमें मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया हुआ है कि इंस्पायरेशन जब आप करते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, जिसकी वजह से आपका डायाफ्राम जो है, इसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। आपकी जो रिब केज है, पसलियाँ हैं, वो बाहर की तरफ आती हैं और सरफेस अंदर बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है और हवा अंदर जाती है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है? हमारा डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, डायाफ्राम के मसल्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, रिब केज या जो हमारी हमारी जो पसलियाँ हैं वो अंदर की तरफ दब जाती हैं, जगह कम हो जाती है, लिहाजा गैस जो है बाहर की तरफ आती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंस्पायरेशन में आपके पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करते हैं, एक्सपायरेशन में आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करते हैं। ये 3 चीज़ें आपने याद करनी है। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेने के निज़ाम को रेस्पिरेशन कहते हैं। सेंटर कहाँ पे होता है? हमारा जो हाइंड ब्रेन है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, इन दोनों को रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। जीआईटी क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारे मुंह से शुरू होता है, हमारा गला, हमारा हमारा मैदा, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, उसको जीआईटी कहते हैं। इसका सेंटर भी वही होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स। डाइजेशन क्या होता है वर्सेस अब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेशन होता है खुराक का हज़म करना, इसमें हमारा मैदा है, हमारे पहले सबसे पहले हमारा मुँह, यानी कि हमारा ओरल कैविटी, हमारा स्टमक, इसके अलावा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है डाइजेशन में। एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खुराक डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद उस खुराक का ब्लड में जाना इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो पहले खुराक डाइजेस्ट होती है, देन वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। देन आता है जी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर है। आप जैसे ही किडनी के चैप्टर खोलेंगे वहाँ पे आपको नज़र आएगा, इसके पार्ट्स याद कर लेंगे। इसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं, लूपोफेनले होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स होती है। जस्ट आप इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे वहाँ से। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ये किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, मिक्स नहीं करना। न्यूरॉन में हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं, उसके बाद उसमें एक्सॉन्स होते हैं और उसके बाद उसमें सेल बॉडी होती है। यूरिन जो है वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कैसे बनता है? अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, अगर आपकी बॉडी एडीएच ज़्यादा रिलीज़ कर रही है तो आपका यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। अगर आपकी बॉडी एडीएच कम रिलीज़ कर रही है तो आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा। बस आपने ये याद करना है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या होते हैं? हमारा जो पेंक्रियाज़ है, लबलबा है, वहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागॉन खारिज होते हैं। बीटा सेल इंसुलिन खारिज करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन खारिज करते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल को ज़्यादा करता है। ऑक्सीटोसिन, इसको हैप्पी हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जस्ट बिफोर डिलीवरी ये रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिलीवरी जो है वो आसान हो जाती है। मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल के हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और तीनों की नेचर क्या होती है? स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। मेल में टेस्टिस से बनते हैं, फीमेल में ओवरीज से बनते हैं। मेल और फीमेल में ये किडनी से भी बनते हैं, दोनों के दोनों हार्मोन्स। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन आप याद करेंगे, कौन से हार्मोन्स प्रोटीन के होते हैं, कौन से हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, कौन से पेप्टाइड्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या होता है? ये जो आपका हार्मोन है ये किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, यानी कि किडनी के ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इसके 2 काम होते हैं, ये बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर को महफूज करता है और बॉडी में से
यूरिन के ज़रिए से पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? हमारे स्टमक से जो जूस खारिज होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये एसिडिक जूस होता है। पेंक्रियास से जो जूस खारिज होता है इसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ये बेसिक जूस होता है। इस तरह से बाइल जूस क्या होता है? हमारा लीवर एक जूस बनाता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, लीवर से बनता है और गाल ब्लैडर में जाके ये स्टोर भी होता है, इसकी पीएच भी चेंज की जाती है और इसको जो है वो कंसंट्रेट या गाढ़ा भी किया जाता है। उसके बाद ये तीनों जो जूस होते हैं इनको छोटी आंत में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे हमारे पास जो है क्या मौजूद होता है? खुराक मौजूद होती है। स्किन क्या होती है जी? हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो स्किन है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारी हिफाजत करती है, अट्रैक्शन देती है, खूबसूरत बनाती है। 3 लेयर्स होती हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, दरमियानी लेयर को डर्मस जिसको ट्रू स्किन भी कहते हैं, सबसे नीचे वाली लेयर को आप हाइपोडर्मस या लोअर स्किन भी कहते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन जी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होता है। डिफाइन एनाटमी, बॉडी के जब आप स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटमी कहते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? इसको गला कहते हैं। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसमें एपिग्लॉटस ये जो कवर होता है। ग्लॉटस क्या होता है? ये जो है आप कहते हैं इसमें से वॉइस प्रोड्यूस होती है और वोकल कॉर्ड जो हैं ये दोनों पॉइंट्स होते हैं ग्लॉटस के इर्द गिर्द। ट्रेकिया क्या होता है? इसको हम विंड पाइप कहते हैं, यहाँ से हवा मूव करती है। एसोफेगस क्या होता है? जो हमारे खाने का रास्ता होता है इसको एसोफेगस कहते हैं। स्टमक को मैदा कहते हैं। छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन ये सारे के सारे जीआईटी है और ये सारा का सारा आपका रेस्पिरेटरी एरियाज है। ह्यूमन स्केलेटन में से आप ये याद करेंगे हैंड में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? जो हमारी ह्यूमरस है ये हमारी कोहनी से ऊपर वाली बोन है, यानी शोल्डर से कोहनी तक की जो बोन है उसको ह्यूमरस कहते हैं, ये एक होती है। और अगर आप कोहनी से नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो बोन है ये 2 होती हैं, इसमें एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। इस तरह से अगर पाँव की बात करें तो पाँव में हमारे जो हिप्स के नीचे बोन होती है, हिप से हमारे जो आप कह दें जी घुटने हैं वहाँ तक जो बोन है उसको फीमर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की। और अगर घुटने से नीचे बात करें पाँव तक तो 2 बोन्स आती हैं, टिबिया और फिबुला। इन ये दोनों जो है हमारा पाँव से घुटने से नीचे तक का एरिया बनाती है। पैटिला क्या होता है? ये हमारा जो आप कहते हैं घुटना जो है उसको पैटिला कहते हैं। स्टर्नम वर्सेस रिबकेज क्या होता है? जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके दरमियान में जो एक बोन होती है उसको स्टर्नम कहते हैं और उसके इर्द गिर्द जो एक जाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिबकेज या पसलियाँ कहते हैं। ठीक हो गया। वर्सेस क्लेविकल क्या होता है? क्लेविकल हमारे शोल्डर में होती है, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये जो बोन्स हैं ये सारी की सारी जो बोन है आपकी एनाटमी में एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन स्केलेटन के नाम से। उस अगर स्केलेटन को आप याद कर लेंगे तो आपका पूरी एनाटमी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा वो आपसे एनाटमी में कुछ भी नहीं पूछेगा। हाथ और पाँव में क्या क्या होती है, यानी कि यहाँ से ये वाला हाथ और नीचे वाला पाँव आपसे क्या पूछता है? हाथ में कार्पल्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ये कार्पल्स होती हैं, इसके आगे मेटाकार्पल्स होती हैं और इसके अंदर ये आपके पास फ्लेंजेस होती हैं। तो एक हाथ में टोटल 8 कार्पल्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और इसके आगे 14 फ्लेंजेस होती हैं। जबकि पाँव की बात करें तो पाँव में टार्सस होती हैं, मेटाटार्सस होती हैं, फ्लेंजेस होती हैं। तीनों की तीनों बराबर हैं। देखें क्या है, 2 बराबर हैं। मेटाटार्सस 5 होती हैं, फ्लेंजेस 14 होती हैं, दोनों बराबर हैं। सिर्फ इसका फ़र्क है कि फुट में टार्सस 7 होती हैं, हाथ में कार्पल्स 8 होती हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके लिए आप ह्यूमन स्केलेटन को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और इनकी तादाद को याद कर लेंगे। एनाटमी में से इसके अलावा आपसे वाइवा नहीं पूछा जाता, बट फिजियोलॉजी में से ज़्यादा आपसे वाइवा पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस फिजियोलॉजी से बनते थे मैंने कोशिश की है स्पीडली इनको जो है वो कवर किया जाए। फिर भी वीडियो जो है बहुत बहुत लंबी हो गई है, बट आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपका हर तरह का वाइवा का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ये सारे के सारे सवाल याद कर लिए हैं, वीडियो को अच्छे से तैयार कर लिया है, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर को खुद से लिख लें, चाहें तो वीडियो को बार बार रिवाइंड कर करके याद कर लें, बट आपने ये जो सवाल हैं मस्ट याद करके जाने हैं। आपका 99% वाइवा इसमें से हल हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।